वाटर मूवमेंट ऑफ ए प्लांट, यही है ना बेटा? ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी रीड नहीं कराई थी? अच्छा अभी करा देता था, ठीक है। अभी एनसीईआरटी रीड करा दे रहे हैं बेटा, ठीक है, अभी करा रहे हैं। बेटा देखिए, अगर जाइलम में वाटर का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो उसे एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। सैप का मतलब निकालेंगे वाटर और मिनरल दोनों, बात समझे बेटा? अगर आप सैप की बात कर रहे हो तो इसका मतलब होता वाटर प्लस मिनरल, ठीक है बेटा? अभी हम बता रहे हैं, कुछ ही पलों बता रहे हैं आपको, उसकी रीड भी करा रहे हैं, ठीक है बेटा? देखिएगा, अब यहाँ पे हमें ये सीखना है कि ये तो हमको मालूम हो गया कैसे आया, ठीक है, सिम्प्लास एपोप्लास, इन बातों को मैंने क्लियर कर दिया। अब हमें ये भी जानना है कि वाटर जो है, चाहे छोटे प्लांट हो चाहे बहुत टॉल प्लांट हो, उनमें ऊंचाई की ओर या अपवर्ड कैसे मूवमेंट करता है। इसके लिए अलग अलग तरीके की थ्योरियाँ दी गई, अलग अलग तरीके के साइंटिस्टों ने बताया। लेकिन सबसे पहले मैं जो यहाँ शुरुआत करूँगा वो मैं शुरुआत करूँगा रूट प्रेशर से। किससे करूँगा बेटा? ये बात है, किससे करूँगा बेटा? रूट प्रेशर। देखिएगा, रूट प्रेशर ठीक, पहली चीज ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। कैसा बेटा? बात समझे बेटा? पहला शब्द हम जानेंगे ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। इसका मैग्नीट्यूड कम होता है। क्या कम होता है? मतलब इसको जो फोर्स की है, जो मैग्नीट्यूड है, जो जिसके कारण क्या है बेटा, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है? तो इसका मैग्नीट्यूड कम होता है बेटा। लो होता है बेटा। तो एक बात तो समझ में आ गई, अगर मैं कह रहा हूं पॉजिटिव है तो पुश है, मैग्नीट्यूड कम है तो इसका मुख्य रोल एसेंट सैप में नहीं है। कोई ऐसी चीज है जिसका रोल एसेंट सैप में ज़्यादा है, वो पुश तो नहीं होगा, क्योंकि पुश तो ये आ गया, वो दूसरे रूप में मैं कहूँगा वो पुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और जिसे आप लोग ट्रांसप्रेशन पुल के नाम से जानेंगे। बेटा समझ में आ गया बेटा? ठीक, देखेंगे पहला रूट प्रेशर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, मैग्नीट्यूड लो है। इसके मैं कहूँगा इसका एसेंट ऑफ सैप में मेजर रोल नहीं है। बात समझे बेटा? क्लियर हुआ? ठीक, कुछ तो होगा लेकिन मेजर नहीं होगा, ये बात समझे? नो मेजर रोल इन एसेंट ऑफ सैप, नो मेजर रोल इन एसेंट ऑफ सैप। ठीक, बात समझे बच्चों? अब देखिए, अब ये रूट प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, ये चीज हमें आपको जाननी बेटा, कैसे बन होता है। देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चों, देखिएगा, ये रूट को मैंने बनाया, रूट में ये इपिब्लेमा सेल्स हो गई,
ठीक बच्चों, देखिएगा इसके अंदर ये मैंने जाइलम वेजल्स दिखाई, ट्रैकिएट भी हो सकता है लेकिन वेजल्स को मैं दिखाऊं, समझे बेटा। जो ये मैं कहूँगा जाइलम वेजल्स है, ठीक, जो वाटर कंडक्टिंग ट्यूब का काम करेगी। ट्यूब का काम करेगी बेटा, ठीक। देखेंगे अगर मैं ये दिखा रहा हूं तो ये नीचे का पोर्शन बेटा ये रूट हुआ, ये स्टेम हुआ, यहाँ पे भी जाइलम जा रहा है ये वेजल्स ग्रुप में, और ये मैंने लीफ मान ली बेटा, यहाँ तक आई है। देखिएगा वाटर का बच्चों ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक आना ये एब्जॉर्प्शन है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जाना, मैं अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ, ये एसेंट ऑफ सैप है, ये क्या है बेटा, एसेंट ऑफ सैप। चैन टूटनी नहीं चाहिए, अगर टूटी है तो गलत हो जाएगा, टूटती है लेकिन वो समय पे टूटती, परिस्थितियों के कारण टूटती, ऐसे नहीं टूटती, ठीक बेटा। देखिए अगर मैं कहूँ इस फॉर्म में आ रहा है, देखिए एक चीज़ तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक लिक्विड फॉर्म में आया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक बेटा ये भी लिक्विड फॉर्म में है, तो जो ये अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है इसी को एसेंट ऑफ सैप कहेंगे। क्या कहेंगे, ठीक। मतलब किसी भी वेजल्स ट्यूब में पानी का अपवर्ड मूवमेंट होने के घटनाक्रम को एसेंट ऑफ सैप कहेंगे। बेटा समझ आया बेटा। फिर मान लीजिए यहाँ पे मैंने स्टोमेटा मान लिए बेटा, ये स्टोमेटा है और यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे आ रहा, फिर यहाँ वेपर फॉर्म यही हो जाता है, ठीक। जो ये होगा इसे ट्रांसप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, अब अगली चीज सीखेंगे बेटा। ये तो मैंने आपको एसेंट ऑफ सैप बताने की कोशिश किया है, एसेंट ऑफ सैप। अब ये पानी कैसे ऊपर जा रहा है, सबसे पहली चीज जो मानी गई, ये मानते थे कि क्या रूट प्रेशर हो सकता है, और रूट प्रेशर हो सकता है तो कैसे रूट प्रेशर डेवलप हुआ, इस चीज को हमें जानना बेटा, ठीक। देखिएगा पहली बात, रूट प्रेशर जो है ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और ये इसका रोल यहाँ पे अगर होगा तो पुश की तरह होगा। किसकी तरह होगा, बस, ठीक है। अब देखेंगे बेटा, इसके लिए ये माना गया बेटा कि पहले यहाँ से मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव प्रोसेस होता हुआ। कैसे प्रोसेस हुआ बच्चों, आपसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, पाथवे कभी एक्टिव पैसिव नहीं होते हैं, वो स्लो एंड फास्ट होते हैं, लेकिन मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव पैसिव होता है। ये बात समझ आ गई बेटा। फिर दोबारा जानेंगे बच्चों, पाथवे क्या होता है बेटा, पैसिव और स्लो एंड फास्ट, लेकिन मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, एक्टिव पैसिव दोनों, लेकिन ज़्यादा कैसा होगा, एक्टिव। ये बात समझ आ गई बच्चों। अब बच्चों वो हमने कल आपसे चर्चा किया था कि ये डाइल्यूट है, ये कैसे, ये मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है बेटा। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे कहा कि मिनरल्स जो हैं, सॉयल, ये सॉयल है बेटा, ठीक। देखिए अब मैंने एक्टिव क्यों कहा था कि बाई वॉल्यूम अगर कंपेयर करोगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू सॉयल, ठीक है। वो आपको रीजन मालूम बेटा। अब देखिएगा हमने कहा कि वेजल्स में आके ये पहले मिनरल आए और ये एक्यूमुलेट हो गए। क्या हो गया बेटा, ठीक, ये मिनरल इकट्ठे हो गए, और मिनरल एक्यूमुलेट कैसे हुए बेटा, एक्टिव प्रोसेस से।
मिनरल कैसे एक्यूमुलेट हुए? एक्टिव प्रोसेस से। ठीक, यहाँ पर देखिए मिनरल्स एक्यूमुलेट बाय एक्टिव प्रोसेस। और ये कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं? जाइलम वेजल्स में। कहाँ होते हैं बेटा? समझे बेटा? ठीक, ये कैसे क्या रूट प्रेशर डेवलप? तो सबसे पहले आपको जानना है कि मिनरल जो है जाइलम वेजल्स, ट्रैकिट में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ वेजल्स को मैंने इसलिए प्रायोरिटी दी कि मेन जो होता है एंजियोस्पर्म में वेजल्स डोमिनेट, ट्रैकिट भी पाई जाती है। समझे बेटा? तो यहाँ पे मिनरल्स एक्यूमुलेट हुए। जब मिनरल्स एक्यूमुलेट हुए बेटा जाइलम वेजल्स में, तुरंत बेटा ध्यान देंगे, मैं सबसे पहले कहूँगा वाटर पोटेंशियल इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज। बेटा समझ आ गया? वाटर पोटेंशियल क्या हुआ? डिक्रीज। तुरंत मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, ये वाटर पोटेंशियल है और मैंने इसको दिखा दिया ये डिक्रीज हुआ। ठीक, आगे बच्चे ध्यान दें, जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज है इसके मतलब मैं कहूँगा यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज। बोलो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा कि डिक्रीज होगा? बोलो। ठीक, तो जितना सैल्यूट ज़्यादा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा और वाटर पोटेंशियल कम। ठीक है, बात समझे ना? तो मैं यहाँ कहूँगा ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज। ऐसे ही याद करिएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ। समझे बेटा? देखिएगा, पहली चीज सॉइल से मिनरल जो आए एक्टिव प्रोसेस से आए। एक्टिव प्रोसेस में जो एनर्जी यूज की जाती है वो एटीपी होती। कौन होती बेटा? ये बात समझे बेटा? ठीक, और ये मिनरल इकट्ठे कहाँ हुए? जाइलम वेजल्स में। ठीक है बेटा? अब देखिए उस घटनाक्रम में क्या होगा? वेजल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज। अगर मैं कहूँगा ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इस घटनाक्रम को आपको एनसीईआरटी में एक चीज और मैंने बताई थी, हाइपरटोनिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन हो गई? कौन सी कंडीशन हो गई? हाइपर। बात समझे बेटा? तीनों की चीजों को आपको जान के पढ़ना। ये कंडीशन हो गई हाइपरटोनिक। कैसे हो गई बेटा? हाइपरटोनिक मैं लिख सकता हूं हाइपर टोनिक कंडीशन। बात समझे बेटा? ठीक, होगी बेटा कि नहीं होगी बताओ? देखिए समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? देखिए मिनरल्स ज़्यादा हो गए, सल्यूट ज़्यादा हो गए, तो तुरंत बेटा जहाँ सल्यूट ज़्यादा होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होता है। जितना सल्यूट ज़्यादा होता है उसका वाटर पोटेंशियल कम होता है। ठीक, और वहाँ उसको बेटा उस सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तीन बातों को फिर से सुनेंगे। पहली बात, ये रूट प्रेशर कैसे हुआ होगा? क्या कैसे हुआ होगा? इस साइंटिस्टों ने क्या अनुमान लगाया? उन्होंने कहा कि इस रीजन में जो रूट है उसने मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया होगा एक्टिव प्रोसेस से। जब वो एक्टिव प्रोसेस एब्जॉर्ब हुए होंगे तो मिनरल्स की संख्या या अमाउंट बढ़ गया होगा। जब बढ़ गया होगा तो वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ गया होगा, लेकिन वाटर पोटेंशियल बोलो घट गया होगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। क्या कहते हैं? अब देखिए इसको कंपेयर बाहर से किया गया, तुरंत बेटा इसके कारण वाटर आ गया इसके अंदर। बेटा बोलो, ठीक है? जो ये फोर्सफुली वाटर आया, ठीक है बेटा, जो फोर्सफुली वाटर आया, ठीक, और उसने आके वेजल्स की दीवार पे प्रेशर लगाया। जो ये वेजल्स की दीवार पे प्रेशर डेवलप होगा उसी को हम बेटा रूट प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? बेटा समझाया बच्चों? देखिए जब यहाँ मिनरल्स एक्यूमुलेट हुए, बात समझे बच्चों? ठीक, तो फोर्सफुली वाटर आया, ठीक, और जब फोर्सफुली वाटर आएगा तो उसका दबाव किस पे पड़ेगा बेटा? वेजल्स की वॉल पे, और इसी को बेटा हम कहते हैं रूट प्रेशर। क्या कहते हैं बेटा? क्लियर हुआ बच्चों? ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वाटर मूव forcefully and
create pressure on vessel's wall is known as root pressure। बेटा समझ आ गया, इसको क्या कहेंगे? रूट प्रेशर। ये बात समझे बेटा? ठीक। देखिए बच्चों, जो ये रूट प्रेशर है, ये छोटे प्लांट हैं, जो बात समझे ना, जिनकी बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं होती, जैसे हर्बेसियस प्लांट है, उनमें जो है ये जो मेन जो कॉज करता है, ये कुछ ऊंचाई तक पानी को मूव करा देता है। बात समझे बेटा? ठीक। और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि ये जो रूट प्रेशर है, ये वेजल्स में वाटर कॉलम को मेंटेन कराता है। किसको करता है बेटा? वेजल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स की जो चेन पाई जाती है, उसी को वाटर कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बात समझे बेटा? चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ए वेजल्स इज नोन एज वाटर कॉलम। ठीक है, तो मैं इसको कहूंगा बेटा वाटर कॉलम। चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बोलो नहीं, वाटर मॉलिक्यूल इन वेजल्स, इसे वाटर कॉलम कहते हैं। ठीक है बेटा? अब बेटा देखिए, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो एक तनाव लगता है, उसे बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझे बेटा? ठीक। जो अगर मैं ये दो मॉलिक्यूल दिखाऊं, ठीक है, इसे कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई होगी बेटा कि जो ये रूट प्रेशर है, ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है। ठीक बेटा? अब देखिएगा, अब ये कहीं वाटर कॉलम ब्रेक ना हो जाए। अगर ब्रेक हो गया तो फिर ये वाटर का मूवमेंट हो नहीं पाएगा। तो ये वाटर कॉलम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। किसमें करता है बेटा? ठीक है, जो ये इसे हम कहेंगे बेटा टीएस जो है, इसे शॉर्ट में हम टीएस कह सकते हैं बेटा। ठीक। ये ब्रेक कब होता है बच्चों? ध्यान दो, ये ब्रेक होता है दोपहर में। कब होता है बच्चों? ठीक, दोपहर में कब होता है बेटा? देखिए, जब यहाँ ट्रांसपिरेशन से वाटर ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है, और जब ट्रांसपिरेशन से ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, तो यहाँ की जो चेन वो ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? ठीक। तो उसको रीस्टेब्लिश करना, वाटर कॉलम को रीस्टेब्लिश करने के लिए ये नीचे से प्रेशर लगाएगा, और ये घटनाक्रम होगा या तो अर्ली मॉर्निंग में होगा या लेट इवनिंग में होगा। बात समझे बच्चों? ठीक। देखिएगा, इस बात को समझें। अगर हम इसको ऐसे समझाने की कोशिश करें बेटा, देखिए, अगर मान लीजिए ये दिखाया मैंने, ये देखिए, और यहाँ पे ये वेजल्स है, ये वेजल्स है बच्चों। मैंने इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश किया बेटा। ये लीफ हो गई बेटा, ये स्टोमेटा हो गए, ये लीफ हो गई, ये स्टोमेटा हो गए। अब देखिएगा, अब ये ब्रेक कब हो सकता है बेटा? दोपहर या आफ्टरनून में हो सकता है। समझे बेटा? तो वाटर कॉलम ब्रेक आफ्टरनून या दोपहर में। ठीक बच्चों, देखिए, अब देखिए, मान लीजिए यहां से ये वाटर की ये वाटर कॉलम है बेटा, और उस समय क्या होता है? दोपहर के समय ट्रांसपिरेशन तेजी से होता है। जब ट्रांसपिरेशन तेजी से होता है बेटा, ये मान लो मैंने वाटर, और ये ब्रेक हो गया जाके, ये ब्रेक हो गया जाके, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया, ये वाटर मॉलिक्यूल है, और ये बेटा लीफ की वेन के साथ आते हैं। और यहाँ पे बेटा ये वाटर, जब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा तेजी से हो गया, एब्जॉर्प्शन कम हो गया, ठीक, उस समय ये वाटर कॉलम ब्रेक हो जाएगा। बात समझे बेटा? समझ गए?
ट्रांसप्रेशन फास्ट हो गया, ठीक, और यहाँ एब्जॉर्प्शन कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? उस समय ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? ठीक, इस वाटर कॉलम को रीस्टेब्लिश करने का काम कौन करता है, रूट प्रेशर करता है। कब करता है, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में करता है। क्यों बेटा करता है, क्योंकि उस समय ट्रांसप्रेशन कम हो जाता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन नॉर्मली होता रहता है, तो ये जाके इसको रीएस्टेब्लिश कर देता है। ये बात समझे बेटा? ठीक, याद रखिएगा। तो ये जो रूट प्रेशर रीएस्टेब्लिश करता है, रूट प्रेशर रीएस्टेब्लिश वाटर कॉलम in early morning or late इवनिंग में करता है। बात समझे बेटा? ठीक, अगली बात देखेंगे बेटा। इसके कारण कभी कभी बेटा क्या होता है, जैसे देखिएगा, ये बात समझ में आ गई बच्चों? देखिएगा, इसके कारण कभी कभी क्या होता है, रूट प्रेशर के कारण, कि लीफ में जो वाटर है सॉल्यूशन के रूप में उसकी मार्जिन से रिलीज होने लगता है, उसे हम गटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कैसे प्रूव करेंगे देखना बच्चों। देखो, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ बेटा, ये मान लीजिए कोई मैंने प्लांट दिखाया यहाँ पे, ये, और ये देखिएगा, ये जाइलम हो गया, ठीक बच्चों, देखिएगा ये स्टेम हो गया, और मैं इसको इस तरह से दिखा रहा हूं बेटा, ये लीफ हो गई। देखना बच्चों, ऐसा क्या होता है कि नाइट में आप ध्यान देंगे स्टोमेटा नॉर्मली बंद रहते हैं। बात समझे बेटा? या हम ये कहेंगे जो लेट इवनिंग में भी होता है, स्टोमेटा धीरे धीरे क्लोज होने लगते हैं। ठीक, जब यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज हो गए, मान लीजिए स्टोमेटा ही क्लोज हो गए बेटा, ठीक, तो लेकिन वाटर जो है ये एब्जॉर्ब होके रूट प्रेशर के द्वारा अपवर्ड जा रहा है बेटा, और जब अपवर्ड जा रहा है बेटा, तो ये जाके वाटर जो है अब वेपर के फॉर्म में लॉस नहीं होता है, ये इसके मार्जिन पे कुछ विशेष अपर्चर्स पाए जाते हैं, उनको हाइडाथोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, ये हो गए हाइडाथोट्स। हाइडाथोट्स होते हैं बेटा, इनसे जो है ये वाटर लिक्विड के रूप में निकलने लगता है, और जो लिक्विड के रूप में निकल रहा है बच्चों ध्यान दें, इसको एक्सुडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, जो ये वाटर आ रहा है ये एक्चुअली ये प्रोसेस तो हो गई गटेशन। कौन सा हो गया बेटा? ठीक है, जब भी बेटा हाइडाथोट्स के द्वारा वाटर सॉल्यूशन के फॉर्म में निकलता है, उस घटनाक्रम को हम गटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गटेशन। ये प्रक्रिया गटेशन हो गई। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? गटेशन। और ये लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया, ये वाटर हो गया बेटा, प्लस साल्ट हो गए, हम कहेंगे साल्ट या मिनरल्स हो गए। बड़ा समझ आ रहा बेटा? ठीक, जो साल्ट है वो मिनरल्स के ही फॉर्म में होंगे, क्योंकि सॉइल से लिए गए होंगे, तो इस प्रक्रिया को हम गटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ठीक, अब बेटा देखिए, अगर हम कहीं कट कर दें, जैसे देखिए आपने देखा होगा कभी प्लांट को कट कर दो तो वहाँ से भी फ्लूइड बाहर आ जाता है, और जो फ्लूइड आ जाता है उसको एक्सुडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कट एंड से जो निकला उसे एक्सुडेशन कहा गया, ठीक, और जो हाइडाथोट्स से निकला उसे गटेशन कहा गया। और ये एक्सुडेशन और गटेशन जो है ये बेटा दोनों ही किसके कारण माने गए? रूट प्रेशर का। किसके कारण हुआ बेटा? रूट प्रेशर। बड़ा क्लियर, यहाँ फ्लूइड आ जाता है, उससे बेटा जो ये भी होगा वाटर प्लस मिनरल्स या साल्ट आप कह सकते हैं। ठीक, और जो ये घटनाक्रम है इसे एक्सुडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? एक्सुडेशन। बड़ा क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, और जो ये एक्सुडेशन है या गटेशन है ये किसके कारण हुआ? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर।
बेटा क्लियर हो गया बच्चों? ठीक। और ये जो होता है बेटा, ये छोटे प्लांट्स के लिए होता है। जो छोटे प्लांट में वाटर थोड़ा मूव कराना है तो रूट प्रेशर में करेगा, लेकिन टॉल प्लांट में संभव नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों? समझे? आइए बेटा आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या कर रही। बेटा हम लोग पीछे से शायद बेटा यहाँ नहीं कराया था, ये कहाँ से कराया था एनसीईआरटी? कहाँ से बेटा? हैं? ये पूरा कराना है? अरे ये पूरा छूट गया था। अरे वाह भाई। चलो देखते हैं हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। बेटा मैंने कल इसको एक्सप्लेन किया था, आज आपको दो चीजें हो जाएंगी, दोनों रिकॉल हो जाएगा। एक कैसे एब्जॉर्ब हुआ, एक कैसे ऊपर की ओर गया। ठीक, उसमें अभी हमने आधी बात की है रूट प्रेशर की। अभी हमें एक बात और करनी थी कि पूरी जो टॉल प्लांट उनमें कैसे खींचा जाता है, तो उसके लिए ट्रांसप्रेशन पुल, उसको मैं अभी बताऊंगा। क्लियर हुआ बच्चों? आओ बेटा देखिएगा, एक एक लाइन बड़े ध्यान से देखेंगे, जहां ना तुरंत बताइएगा। देखिएगा, रूट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर गोज इनटू द प्लांट्स। बड़ा क्लियर हो गया? ठीक है बेटा। अभी बताइए ये वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट के किस रीजन सबसे ज्यादा है? मैचुरेशन। आपको इस जगह ये पॉइंट याद रखना, सबसे ज्यादा मिनरल वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है मैचुरेशन रीजन होता है। मैचुरेशन रीजन में ही रूट हेयर पाए जाते हैं। बात समझे रहे? पहली लाइन हो गई। देखिए आगे देखें, अब दैट वाई अप्लाई वाटर द सॉइल एंड नॉट ऑन द लीव्स। अब एनसीईआरटी कह रही है कि बेटा ध्यान दो कि पानी को अगर हमें किसी प्लांट को देना है तो हम सॉइल में देते हैं। अगर प्लांट अगर उसका और पार्ट अगर ले सकता होता तो मैं लीफ में भी दे सकता था। तो ठीक, तो ये एनसीईआरटी यहाँ ये कहना चाह रही है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट से होता है। रूट क्यों एब्जॉर्ब कर लेते हैं? क्योंकि उसमें रूट हेयर होते हैं। बहुत ध्यान देना, अगर रूट हेयर नहीं होंगे तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब ये टॉपिक मैं एंड करूंगा तो आपको एक सब पढ़ाऊंगा, माइकोराइजा। क्या पढ़ाऊंगा? माइकोराइजा मतलब रूट्स, हायर प्लांट के रूट और फंजाई का ऐसा एसोसिएशन है जिनमें रूट हेयर बहुत कम या एब्सेंट होते हैं, उन्हीं में माइकोराइजा एसोसिएशन होता है। अगर कभी नीट में क्वेश्चन आ जाए कि माइकोराइजा जैसा सिम्बियोटिक एसोसिएशन किन प्लांट में संभव है, तो आप कहोगे जो ऐसे हायर प्लांट में भी जिनमें रूट हेयर ना हो। रूट हेयर ना हो, रूट तो हो लेकिन रूट हेयर ना हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक बेटा, फंजाई ने किसका काम किया? रूट हेयर का काम किया। ये बात समझे बेटा? यहां पे इन्होंने एनसीईआरटी ने लिया बच्चों, देखिए सॉइल एंड नॉट ऑन द लिप्स। देखिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज मोर स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ रूट हेयर। दे दी लाइन बेटा। किसी प्लांट का वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी है? रूट हेयर्स की। बात समझा गया? ठीक, आगे बढ़ जाइए। दैट आर प्रेजेंट इन मिलियंस ऑफ टिप ऑफ द रूट। अब यहाँ टिप ऑफ द रूट से काम नहीं चलेगा, आपके यहाँ पे मैच्योरेशन जोन है आप करना। क्लियर हुआ बेटा? जो रूट हेयर है सबसे ज्यादा किस रीजन पाए जाते हैं? मैच्योरेशन जोन। ठीक, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, आपको कल बताया था बेटा। और ये डाइकॉट मोनोकॉट दोनों में पाए जाते हैं, ज्यादा डाइकॉट में होते हैं, कम मोनोकॉट में। इतनी लाइन आपको आनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे बच्चों। रूट हेयर थिन वॉल्ड होते हैं, सिलेंडर पतले होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मस सेल। बच्चों देखिएगा, कल मैंने आपसे बात किया था, जो रूट हेयर का जो फॉर्मेशन होता है बेटा, ये देखिए ये एपिडर्मस सेल्स है, यहाँ पे मैं कहूँगा एपिब्लेमा सेल है, उसके एक्सटेंशन से हुई। बात समझे ना? उसके उभार से बने। क्लियर हुआ बेटा? ठीक, और इसे हम जो ये कह सकते हैं बेटा एक्सटेंशन या इवेजनेट करने का। बेटा क्लियर हुआ बच्चों? बस अब क्वेश्चन ये बहुत आसानी से गलत है। रूट हेयर माइटोसिस से बनते हैं कि मियोसिस से? कुछ नहीं, इवेजिनेशन से बनते हैं, एक्सटेंशन से बनते हैं। बात समझे बेटा? ये पॉइंट तैयार करेंगे आप लोग। आगे बढ़िए तुरंत, ये लाइन मार्क कर लो बेटा। थिन वॉल्ड सिलेंडर एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मस सेल, ग्रेट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। आया बेटा? सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन।
क्लियर है। अगर ये चीज एनिमल में होती तो वहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज बाय विलाई, माइक्रोविलाई आ गया, विलाई एंड माइक्रोविलाई। बेटा समझ में आया बेटा? ठीक, इंपॉर्टेंट चीज है। वाटर एब्जॉर्ब अलोंग विद मिनरल सॉल्यूट, देखो क्या लाइन दी गई, वाटर एब्जॉर्ब अलोंग विद मिनरल सॉल्यूट्स। अगर मिनरल सॉल्यूट्स नहीं होंगे तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। बेटा समझाया? ठीक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाय रूट हेयर्स प्योरली ये कैसी प्रक्रिया है? डिफ्यूजन। कैसी बच्चों? डिफ्यूजन। वंस वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स, ठीक, डीपर इनटू रूट लेयर ऑफ द टू डिस्टिंक्ट पाथवे। फिर मैंने आपसे बात किया था, जैसे ही रूट हेयर के द्वारा, कल जो मैंने बताया था आप याद रखिए, एब्जॉर्ब हुआ तो यहां से लेके जाइलम तक इसके जो रास्ता है उसे पाथवे कहते हैं। वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। लिविंग है तो मैंने सिम्प्लास्ट शब्द और प्रोटोप्लास्ट बताया बेटा। अगर नॉन लिविंग है तो मैंने सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस बताया। क्लियर हुआ बेटा? ठीक, तुरंत आइए एनसीईआरटी में देखो, एपोप्लास्ट है तो वहां बेटा नॉन लिविंग पाथवे लिख लीजिए, जहां सिम्प्लास्ट है वहां लिविंग पाथवे नोट कर लीजिएगा बेटा। जहां एपोप्लास्ट है बेटा तो वहां पे नॉन लिविंग के साथ आप लिखेंगे बेटा फास्ट एंड पैसिव। जहां सिम्प्लास्ट है वहां लिखेंगे स्लो एंड पैसिव। बेटा समझ में आ गया मेरे बच्चों? ठीक, आगे आएंगे। एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल। सेल वॉल करो, एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल continue throughout the plant except casparian strip in the endodermis in roots। कल का चित्र याद करिएगा, आप याद करो, हमने जब आपको बताया था कि देखिएगा एपिडर्मल सेल है तो उसमें भी सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट के द्वारा हो रहा है, कॉर्टेक्स है तो सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट के द्वारा हो रहा है। जैसे कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट इंडोडर्मिस है, इंडोडर्मिस से कैस्पेरियन स्ट्रिप के पहले तक आप देखेंगे सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट है, लेकिन जैसे ही बेटा वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप आई, चूंकि वो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती इम्परमेबल होती, कैसी होती, और जब इम्परमेबल हो गई तो सेल वॉल से वहां ना के वाटर जो है सेल मेम्ब्रेन जो आयन चैनल्स होते हैं उनके द्वारा प्रोटोप्लास्ट में आएगा और फिर बेटा वो फिर वो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा सिम्प्लास्टिक मूवमेंट करेगा। बेटा क्लियर हो गया? समझ में आया बच्चों? कोई कंफ्यूजन हो तुरंत रोक दीजिएगा। देखें तुरंत देखिएगा, एपोप्लास्टिक मूवमेंट वाटर अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस एंड वॉल ऑफ द सेल। इसको दोनों को बॉक्स में करिए। जो एपोप्लास्टिक है मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, ये दो बातें आपके हैं, सेल वॉल एंड स्पेस। स्पेस मतलब इंटरसेलुलर स्पेस। आ गया बच्चों? एपोप्लास्टिक वाटर किसके द्वारा जाता है? सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक, आगे आएंगे बच्चों। मूवमेंट थ्रू एपोप्लास्ट नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल। बच्चों ध्यान देना, नीचे एक फिगर दिया गया है, मैंने आपको बता दिया है बच्चों, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तुरंत आगे बढ़िए। मेम्ब्रेन देखिएगा, एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, दिस मूवमेंट डिपेंड ऑन द gradient. Epoplast does not provide any barrier of water movement and water movement is through the mass flow। कैसा बेटा? मास फ्लो हो गया बेटा। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, फिर देखेंगे वाटर एवोपरेट इनटू इंटरसेलुलर स्पेस और एटमॉस्फेयर, टेंशन डेवलप इन कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द एपोप्लास्ट। देखिएगा एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देना बेटा। देखिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ इंटरसेलुलर स्पेस, देखो बेटा अगर मैं ये सेल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, देखो ये हो गया, ठीक है, और मैंने इसको ये सेल वॉल दिखा दिया बेटा, इस तरह सेल वॉल दिखा दिया। ठीक है, ये देखिएगा इस तरह से दिखा दिया बेटा ये। ठीक, तो देखो बेटा वाटर जो इसके द्वारा ये जो आ रहा, यहाँ पे तो लिक्विड फॉर्म में सेल वॉल द्वारा आया, लेकिन जब यहाँ पे आती वेपर फॉर्म हो गया। कैसा हो गया? और फिर बेटा ये लिक्विड फॉर्म हो गया। बेटा समझ आया बेटा? ठीक है, बहुत ध्यान दो, इस लाइन को देखिएगा कि जो एपोप्लास्टिक वाटर है वो सेल वॉल में चला तो फ्लो करके चला तो लिक्विड फॉर्म आया,
लेकिन जब वो इंटरसेलुलर स्पेस में जाएगा तो वो वेपर फॉर्म में हो जाएगा। किस फॉर्म में? लीफ की बात बता रहे हैं। नहीं, कोई भी हो, लीफ क्यों? रूट में कैसे वेपर बन जाएगा? बेटा देख, ये जो है, जो पैरेंकाइमा सेल्स होंगी उनके बीच खाली जगह होगी, और जब खाली जगह होगी तो उनमें वेपर फॉर्म में मान लिया इन्होंने। देखिए कैसे। लीफ की बात कर सकते हैं। नहीं बेटा, आगे एक बताइए कि रूट हेयर से जो एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर, तो वो एपोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक? तो वो ये कह रहे हैं कि जो एपोप्लास्टिक वाटर है तो सेल वॉल से भी गया, और जब इंटरसेलुलर स्पेस के यहाँ गए तो वहाँ वेपर फॉर्म में हो जाएगा, और फिर ये सेल वॉल में या तो फिर लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। वेपर लिक्विड से वेपर कैसे बदल जाएगा? क्यों? सर रूट में तो वेपर में थोड़ी टेम्परेचर चाहिए सर। अच्छा, टेम्परेचर, अरे एक ध्यान दीजिए, क्या वेपर फॉर्म में ऐसे नहीं हो, जब बरसात होती है, ठीक, तो एटमॉस्फेयर में वेपर फॉर्म में पानी नहीं आ जाता है? बोलो। ये याद रखेंगे, एपोप्लास्टिक वाटर जो है अगर सेल वॉल है, ठीक, तो कॉन्टिन्यूअस लिक्विड फॉर्म होगा। इंटरसेलुलर स्पेस अगर आ जाएंगे तो वहाँ पे वो वेपर के फॉर्म में चलेगा। और ध्यान दिया, अब सुनो, अगर एक बात और देखिएगा, अगर यहाँ पे ये प्रोटोप्लास्ट के द्वारा आ रहा है तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा क्रॉस करेगा। किसके द्वारा क्रॉस करेगा? बेटा समझ गए? ठीक, इस बात को ये मान के चलें कि जब अगर मान लीजिए कॉर्टिकल सेल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेस हैं, तो सेल वॉल और वेपर के फॉर्म में आएगा। अगर सिम प्लास्टिक है तो प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्माटा के रूप में आएगा। बेटा समझ में आ गया? ठीक, यहाँ टेम्परेचर का मतलब नहीं है, टेम्परेचर जो यहाँ होगा वहीं तो वहाँ पे लीफ में भी वही होगा, प्लांट तो उस जगह पाया जाएगा। क्लियर हुआ? देखो बच्चों, इसको, ये इस लाइन को देखिए, देखें बेटा, एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर वाटर मूवमेंट एंड वाटर मूवमेंट थ्रू द मास फ्लो। देखिए ये लाइन देखें, वाटर एवोपरेट इनटू इंटरसेलुलर स्पेस और एटमॉस्फेयर, टेंशन डेवलपिंग कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द एपोप्लास्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी होगा और लीफ में भी होगा। क्यों, क्या बेटा? नहीं देखो, ये प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा मिनरल्स चले जा रहे हैं, ठीक है। अगर सेल वॉल इसके द्वारा चले जा रहे हैं बेटा, ठीक है। देखिए मिनरल्स तो इनके साथ जाएंगे ही, अब जो वो इस पर डिपेंड करेगा कि मिनरल्स कैसे किस क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा कॉन्सेप्ट है, जहाँ इंटरसेलुलर स्पेस होगा, चाहे वो रूट के केस की बात हो चाहे लीफ के केस की बात हो, ठीक, तो वहाँ पे जो वाटर जब इंटरसेलुलर स्पेस को जब क्रॉस करेगा तो दो माध्यम है। अगर बेटा लिक्विड के फॉर्म में जाएगा तो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा चला जाएगा, ठीक, और अगर प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है तो उसके द्वारा जाना है तो वेपर के फॉर्म में हो जाएगा वो, ठीक है। उस केस में ये वेपर के फॉर्म में होगा। ये बात समझे बेटा? सर सेल वॉल तो परमिएबल होती है, तो वाटर से वैसे भी एंटर कर सकता है ना? नहीं, ज़्यादा तो जा रहा है सेल वॉल के ही द्वारा, ठीक है। हमको लग रहा है ये लीफ के बारे में बता रहा है, लीफ में एटमॉस्फेयर। नहीं हम कह रहे ये दोनों चीज़ में संभावना है बेटा। अच्छा बताओ, कॉर्टेक्स में जो है, कॉर्टेक्स में अगर दिखाना है जो है इंटरसेलुलर स्पेस है, उनमें कैसे जाएगा? पैरेंकाइमा सेल्स हैं, ठीक, पैरेंकाइमा सेल्स हो गए, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस हो गए, तो उनमें कैसे जाएगा? एक मिनट रुको, नहीं लिक्विड फॉर्म तो सेल वॉल जा ही रहा है, लेकिन जो इंटरसेलुलर स्पेस अगर मान लो नॉन लिविंग क्रॉस कर रहा है, उसमें कौन सी कंडीशन होगी? हैं? डिफ्यूजन तो वेपर फॉर्म में हो ही जाता है। अरे वेपर फॉर्म में भी तो होता है डिफ्यूजन, ये क्यों नहीं बोल रहे हो? हैं? नहीं, हम मान के चल रहे हैं ये दोनों चीज संभावना है बेटा। लीफ जहां इंटरसेलुलर स्पेस होगा, ठीक, और वहां प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है, तो अगर वो जाएगा ट्रांसफर करेगा तो किस फॉर्म में करेगा? तो वेपर फॉर्म, ये मान रहे हैं हम, समझे बेटा? ठीक, देखिए दोबारा देखो,
मैंने ये बोला है कि इंटरसोलर स्पेस में या तो ये बेटा प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जाएगा, ठीक, या फिर ये इंटरसोलर स्पेस वेपर हो गया, लेकिन ज़्यादा किससे जाएगा? सेल वॉल के द्वारा। कुछ ना कुछ तो वेपर संभावना तो है ही बेटा, ठीक है। और ये कहाँ पे संभावना है? रूट में और लीफ में, दोनों में, ठीक। ये ध्यान दें, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। देखिएगा तुरंत बेटा, देखिएगा बैरियर ऑफ वाटर, देखिए दोबारा देख लो यहाँ से, यहाँ पे दिस मूवमेंट डिपेंड ऑन ग्रेडियंट, ठीक। किस पे डिपेंड करेगा? ग्रेडियंट पे हो गया। तो ग्रेडियंट जो होगा रूट में भी हो सकता है और आपकी लीफ में भी हो सकता है। फिर देखिएगा द एपोप्लांट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर ऑफ वाटर मूवमेंट एंड वाटर मूवमेंट थ्रू मास फ्लो। जब मिनरल वाटर होगा तो मास फ्लो हो गया। फिर देखना वाटर एवोपरेट इनटू इंटरसोलर स्पेस। अब देखिए दो चीजें, इंटरसोलर स्पेस ले लिया तो इंटरसोलर स्पेस आपकी पैरेंकाइमा में हो सकता है, रूट में भी हो सकता है और लीफ में भी। ज्यादा किस में? लीफ में। कम किस में? रूट में, ठीक है। बात समझ आए बेटा? आगे देखेंगे और एटमॉस्फेयर। अब देखिए, अब उन्होंने एटमॉस्फेयर ले लिया तो दो संभावना है, ये वेपर फॉर्म में दो जगह हो सकता है, इंटरसोलर स्पेस एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये आपने कैसे, उन्होंने आर लगा दिया है और इंटरसोलर स्पेस की बात कर दी, तो इंटरसोलर स्पेस जो हो गया आपकी पैरेंकाइमा सेल्स में भी हो सकता है, पैरेंकाइमा कॉर्टेक्स हो गया, ठीक। तो मैंने ये माना कि रूट की भी पैरेंकाइमा के बीच में जो इंटरसोलर स्पेस होगा, ठीक, अगर उसमें एपोप्लास्टिक वाटर जाएगा तो किसके फॉर्म हो जाएगा? वेपर। फिर यहाँ आया, फिर वो लिक्विड फॉर्म। तो ज़्यादा तो सेल वॉल के द्वारा जा रहा, लेकिन जो बहुत माइन्यूट होगा जो इंटरसोलर स्पेस, वो किसके द्वारा हो गया? वेपर। तो ये ध्वनि यहाँ पे वाटर करंट बन जाएगी, ये यहाँ कह रहे हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा कहाँ हो गई? लीफ में। कम कहाँ हो गई? रूट में, ठीक है। अब तो समझ में आ गया बेटा, ठीक। अब कंफ्यूज कैसे हो गया तुम बेटा? हम आप बता दे रहे हैं। कंफ्यूज इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने और एटमॉस्फेयर लगा दिया। तो अब आप क्यों नहीं कह रहे? तो वेपर फॉर्म ग्रुप में मैं कह रहा हूं 3 जगह हो गया, एक रूट इंटरसोलर स्पेस, एक लीफ इंटरसोलर स्पेस और एक एटमॉस्फेयर। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, समझे बेटा? वेपर फॉर्म में कहां कहां हो संभावना है बेटा? एक कौन हो गया? रूट इंटरसोलर स्पेस, दूसरा कौन गया? लीफ इंटरसोलर स्पेस, तीसरा कौन हो गया? एटमॉस्फेयर। बात समझे बेटा? ठीक। अब एक बार देखिए, क्या नहीं, बोलो वाटर इवैपोरेट हो रहा है इंटरसोलर स्पेस से और एटमॉस्फेयर से, तो सर लीफ में इवैपोरेट हो रहा है, तभी तो टेंशन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रीम में वो ब्रेक हो जाएगा। तो बेटा लीफ का तो घटनाक्रम यहाँ तक आएगा ना। सर इसमें यहाँ पर टेंशन डेवलप होगा तभी कॉन्टिनेंट स्ट्रीम में वाटर का फ्लो होगा ना। हाँ, तो लीफ में होगा ट्रांसप्रेशन, जब होगा तो टेंशन डेवलप हुआ, तो टेंशन कोई लीफ में थोड़ी ना होगा, पूरा यहाँ से होगा, रूट से लो ना। वही सर, ये जो हमारा इवैपोरेशन हो रहा है ये सिर्फ लीव्स में हो रहा है, फिर ओवरऑल पूरे चेन में नहीं? अच्छा, फिर अब प्लास्टिक जो इंटरसोलर स्पेस है उसमें हो रहा है। एवेपोरेशन की संभावना इंटरसोलर स्पेस और एटमॉस्फेयर में है, ठीक। और इंटरसोलर स्पेस कहाँ हो सकते हैं? लीफ में तो हो ही गए, और इसके बाद जो रूट की पैरेंकाइमा वहां भी तो इंटरसोलर स्पेस होते हैं, तो वहां कैसे जाएगा? समझे? अब सुनो, और अभी देखो आ रहा, जब सिम्प्लास्टिक आएगा तो उसे प्लाज्मोडेस्माटा दे देंगे, और प्लाज्मोडेस्माटा वेल डेवलप इन रूट इंटरसोलर स्पेस। समझे? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हमने क्या बोला, फिर से सुन लो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने से पहले, कि देखिए ये वेपर के फॉर्म में 3 जगह संभावना है। पहली संभावना रूट इंटरसोलर स्पेस। अब मैं ऐसे कह रहा हूं, रूट में अगर है, मान लो रूट का पैरेंकाइमा है, ठीक, तो यहां पे वाटर जो जाए, अगर इस सेल के द्वारा जाना है, तो एक तो संभावना सेल वॉल से हो गई, एक संभावना प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा हो गई, दूसरी संभावना यहाँ पे कुछ वेपर के रूप में भी होगा। बात समझे? और
कुछ वेपर ग्रुप में होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा तो सेल वॉल के द्वारा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मैं यहां पे आपसे क्वेश्चन करूं कि अगर रूट के एपोप्लास्टिक मूवमेंट में सेल वॉल के अलावा और किसके द्वारा हो सकता है, तो इंटरसेलुलर स्पेस वेपर हो सकता है। ज़्यादा किसके द्वारा हो गया, सेल वॉल के द्वारा हो गया। ठीक, बात समझे बेटा। और बहुत माइन्यूट किसके द्वारा हो गया, वेपर के द्वारा, रूट में हो गया। ठीक, और देखिए वहां क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, देखिए अब ये लीप में पहुंचे, जो चीज़ यहाँ समा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस जो होंगे ये किन में ज़्यादा होंगे, स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, पढ़ाया मैंने आपको। अब स्पॉन्जी पैरेंकाइमा में दूर दूर स्पेस होंगे। ठीक, तो अब आप बताइए क्या लीफ में वहाँ प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, वहाँ तो नहीं होते, वहाँ तो वेपर फॉर्म हो गया। ठीक, तो ज़्यादा वेपर फॉर्म हो गया, और इसके अलावा सेल वॉल के द्वारा भी हो जाएगा। ठीक, तो जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वेपर फॉर्म का कन्वर्ट होना इंटरसेलुलर स्पेस से ही स्टार्ट हो गया, और फिर वेपर फॉर्म यहाँ भी आ गया। ठीक, तो इसके कारण जब वेपर फॉर्म में जब ये मॉलिक्यूल टूटते जा रहे हैं तो अब इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी आगे बेटा, और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इन रूट से लेके स्टेम से लेके लीफ तक जाएगी, तब पानी को खींच पाएगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या इसको माना, हमने कहा इंटरसेलुलर स्पेस अगर कहीं भी है, चाहे रूट हो चाहे लीफ हो, लेकिन ज़्यादा किस में हो गया, लीफ में। ठीक, तो ज़्यादा क्यों खींचना पड़ेगा उसको, और वहाँ इंटरसेलुलर स्पेस बहुत काफ़ी बड़े बड़े होते हैं कंपेयर टू रूट के। रूट है वो सॉइल के नीचे होता है, सॉइल के भी टेम्परेचर होता है, इसके बाद थोड़ा सा जो वेपर होगा वो तो हो नहीं, वो तो होना ही है। अच्छा एक और सुन लो, अब आपको एक्सप्लेन किया दे रहे हैं। चलिए आप मन नहीं मान रहे हो, गर्मी पड़ती है, गर्मी ज़मीन में भी तो पड़ती होगी। जब पानी सॉइल से एवोपरेट आसमान में जा सकता है तो रूट के अंदर तो टेम्परेचर चेंज होगा, तो कुछ ना कुछ एवोपरेट होगा। तो एनसीईआरटी ने यहाँ क्या कहा है, एनसीईआरटी ने यहाँ पे ये कहा है, इधर ध्यान दो, ये कहा है जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ वेपर फॉर्म हो सकता है। ठीक, जहाँ सेल वॉल है और प्लाज्मा वहाँ लिक्विड फॉर्म हो सकता है, बस इतना याद करना। ठीक है, आप उसके साथ दोबारा इस लाइन को दोबारा पढ़ लो मेरे साथ, देखिएगा वाटर मूवमेंट एंड वाटर मूवमेंट थ्रू मास फ्लो, फिर देखेंगे ए वाटर एवोपरेट इनटू इंटरसेलुलर स्पेस, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब उन्होंने ये नहीं लिखा किसकी बात की है, वो रूट का भी हो सकता है और लीफ का है। ठीक, तो उन्होंने ये कहा, एनसीईआरटी यहाँ ये कह रही एवोपोरेशन के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में पानी दो जगह मिल सकता है, एक इंटरसेलुलर स्पेस में और दूसरा एटमॉस्फेयर में। ये है यहाँ पे, आ गया। ठीक, अब देखना बच्चों यहाँ पे देखिए, और एटमॉस्फेयर टेंशन डेवलप इन द कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द एपोप्लास्ट, मास फ्लो वाटर अकर्स ड्यू टू एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। आया बेटा, अब सुनेगा। अब ये जो है इसके लिए एक चीज और आगे बेटा, आपने पढ़ा होगा वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हैगा सेम टाइप है तो कोहेसिव। ठीक है, और यही चीज बॉटनी में आप पढ़ते हो कोहेजन, आ रहा है बेटा। ठीक, और वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप हो गए तो एडिशन, वहां भी पढ़ते हो एडिशन। ठीक, ईपी पेटाइलस कोहेजन है कि एडिशन है, अब बोलो। ईपी पेटाइलस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोहेजन और एडिशन। अब नहीं बोलेंगे, कोहेजन किसका है बेटा, गलत हो गया। देखो बेटा, अभी मैंने आपसे कहा सेम टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं उसे कोहेजन कहते हैं, डिफरेंट टाइप के आएंगे तो एडिशन कहेंगे। ये बात समझे बेटा। अब आप देखिएगा, तो मैंने कहा ईपी पेटाइलस, ईपी पेटाइलस का मतलब होता है स्टैमेन अटैच टू करोला। स्टैमेन अलग हो गया, करोला अलग हो गया, इसलिए हुए क्या हुआ, एडिशन। ठीक, अब जैसे आप लोग पढ़ते हो वहाँ पे वॉल्वेट, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड, वैक्सिलरी, ये सब हो गए कोहेजन।
समझा गया? तो सेम चीज यहां पे देखिए, जो वाटर मॉलिक्यूल है तो एक कोहेजन हो गया, और ये जो वेजल्स की वॉल से लगेगा तो क्या हो गया? एडिशन है। तो इसको मेंटेन कराने में जो काम करते कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स कहां से आ गए? यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आए। किससे आए बेटा? ये बात समझे बेटा? तो दो चीजें, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिनके कारण बेटा इनमें कोहेसिव फोर्स डेवलप हुआ, और ये जो वाटर वेजल्स की वाटर कॉलम है इनके कारण एडेसिव फोर्स आया, जो कि इसके किस में हेल्प करते हैं? वाटर कॉलम के मेंटेन में। बेटा समझ में आ गया? अब तो ये बात क्लियर हो गया? थोड़ा समझने को इसके लिए एनसीईआरटी है, पता नहीं क्या क्या कैसे लिख दें, ठीक है? जैसे अभी एक एनाटॉमी में आती है, भी बहुत पीछे पड़ जाते हैं बच्चे, क्या जैसे कभी स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? तो तुरंत चिल्ला बैठेंगे लीव पे पाए जाते हैं। बात समझेंगे? लेकिन नहीं, तो वहाँ एनसीईआरटी लिख दिया, कुछ सम लिख दिया हार्वेसियस सिस्टम में भी, डाइकॉट सिस्टम नहीं, हार्वेसियस सिस्टम, ठीक है? हमने यहाँ पे क्या माना है? जैसे अब हम पूरी बात को फिर कहेंगे, इंटरसोलर स्पेस फॉर वेपर एंड प्लाज्मोडेस्माटा, एटमॉस्फेयर आल्सो वेपर। लेकिन ज़्यादा कहाँ होगा? लीफ में, तभी उसके जितना वेपर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप करेगा। ये बात क्लियर हो गया? ये ऐसे ही पढ़ेंगे आप लोग। आगे आइए, सिम प्लास्टिक, देखो ये बात और प्रूव, सिम प्लास्टिक सिस्टम इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट आ गया। neighboring cells are connected through cytoplasmic strand that extend through plasmodesmata. During symplastic movement, water travels through the cell and cytoplasm. Intercellular movement is through plasmodesmata. देखो दे दिया, आया बेटा? ठीक। तो अब आप देखिएगा, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अब आप इसको सब लोग बताइएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर लिक्विड फॉर्म में इंटरसेलुलर स्पेस से जाएगा तो ये प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जाएगा। बोलो बेटा, ठीक है? अगर उसमें वेपर के फॉर्म में रहेगा बेटा तो वो इंटरसेलुलर स्पेस में कब रहेगा? तो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा नहीं जाएगा। ये बात समझे बेटा? ठीक, ये पॉइंट याद रखेंगे। Plasmodesmata, during same plastic movement, water travels through the cell cytoplasm. Intercellular movement is plasmodesmata. Water has entered the cell through the cell membrane. क्या दिया बेटा? सेल मेम्ब्रेन। बच्चों आपसे मैंने सेल में भी बात किया था। वाटर मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन में दो रास्तों से हो सकता है, आप याद करें। एक रास्ता तो ये है कि लिपिड के द्वारा आ जाए, तब इसको हमने आपको ऑस्मोसिस पढ़ाया था, ठीक है? और दूसरा रास्ता ये है कि किसी आयन के साथ द्वारा ये किसी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा जाए, जैसे आपने एक्वापोरिन नाम सुन रखे हैं। ये बात समझाएंगे कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ पे ये कह रहे हैं। देखिए मूवमेंट, बच्चों ध्यान देना, वाटर इंटर्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, मूवमेंट रिलेटिवली स्लोवर। कैसा है बेटा? स्लो। मैंने आपसे पहले चर्चा कर लिया है कि देखिएगा, अगर सेल वॉल है, नॉन लिविंग है तो फास्ट है लेकिन पैसिव है, ठीक? और अगर वो लिविंग है, प्रोटोप्लास्ट है, प्लाज्मोडेस्माटा है तो स्लो है लेकिन पैसिव है। आ गया? ठीक। मूवमेंट इज अगेन डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। Same plastic movement may be added by cytoplasmic streaming. अब बता साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का एग्जाम्पल है हाइड्रा लीफ, जिसमें क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा ये मूवमेंट करते हैं। अब ये एक बात ध्यान दो, देखिएगा इसको आप ऐसे समझो, मैंने देखिएगा ये प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक? और यहाँ पे साइटोप्लाज्म का मूवमेंट हो रहा है। बात समझे बेटा? जब साइटोप्लाज्म ये इस तरह से रोटेट करता है तो कुछ ना कुछ तो फोर्स इस पे लगेगा ही। देखिए जब ये साइटोप्लाज्म मूवमेंट कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो फोर्स इस पे लगेगा ही। आ गया बेटा? ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी चीज़ दे दी है, ऐड किया। ऐड मतलब ये नहीं कि मेन हो गया, मुख्य रूप से जो सेम प्लास्टिक मूवमेंट है वो हो गया साइटोप्लाज्म के द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा
और इसने इसको सपोर्ट किसने कर दिया? नहीं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ने। किसने कर दिया? ये बात समझ आ गया कि नहीं किया? ठीक, तो आप देखिए यहाँ 3 बातें एनसीईआरटी अब कह रही है बेटा। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट प्रोटोप्लास्ट हो सकता है, प्लाज्मोडेस्माटा हो सकता है और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो सकता है। बेटा समझ आ गया? क्लियर हुआ? ठीक, ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अब ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं, हाइड्रा प्लांट की लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट होता है वो बेटा सिम्प्लास्ट केपोप्लास्ट? सिम्प्लास्ट में प्लाज्मोडेस्माटा होगा कि प्रोटोप्लास्ट होगा कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्वेश्चन बन गया ये, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये बात क्लियर हो गई? ठीक, आगे आइए। ये देखेंगे स्ट्रीमिंग हो गया। मोस्ट ऑफ वाटर, अब ये लाइन पढ़ेंगे ध्यान से, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन रूट्स अकर्स वाया एपोप्लास्ट। आया बेटा? क्लियर हो गया? ठीक, और एक बात और देखिए, यहां पे इन्होंने कह तो जरूर दिया है, लेकिन अभी जो ये चर्चा चल रही है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की चल रही है। किसकी चल रही है? और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का मतलब वो रूट हेयर से लेकर जाइलम तक। तो लीफ पे तो हम बाद में पहुंचेंगे। बात समझ आ गया? ठीक, ये भी बात ध्यान दीजिए आप लोग। क्लियर हो गया? ठीक, जब वहां लीफ में जब पहुंचेंगे जब एसेंट ऑफ सेप होगा, जिसकी चर्चा आज हुई थी बेटा। ठीक, तो एनसीईआरटी का मतलब है कि उन्होंने दोनों जगह के लिए बात वहां पे कह दी है। आगे देखिए, देखना बहुत ध्यान से देखिए, इस लाइन को पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ वाटर फ्लो रूट अकर्स वाया एपोप्लास्ट सिंस द कॉर्टिकल सेल्स आर, क्या लिखा है? लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड मतलब इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, ये अंडरस्टूड हो गया। ठीक, offer no resistance of water movement. The inner boundary of cortex is the endodermis is impervious to water because band of Subenized matrix called Caspian strip. अगर आप इनकी लाइनों पे ध्यान दे रहे हैं तो आप उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसके मतलब इंडोडर्मिस में कैस्पियन स्ट्रिप के बाद वाटर की एंट्री होगी नहीं, यही तो हुआ। लेकिन जब तक आपको कल मैंने बताया था कि उसके लिए उसमें पैसेज सेल पाई जाती। कौन से सेल्स? देखिए, एंडोडर्मिस की पैसेज सेल उनको माना जाता है जहां सुबेरिन एब्सेंट होता है, जहां पे ये कैस्पियन स्ट्रिप नहीं पाई जाती। आगे बेटा, अब ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि कौन से सेल में कैस्पियन स्ट्रिप नहीं पाई जाती? पैसेज सेल, जिनका नाम मैंने आपको कल बताया ट्रांसफ्यूजन सेल्स होता है, या फिर वाटर डैम भी बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? वाटर। बड़ा याद रखेंगे, तुरंत देखिएगा, यहाँ पे अच्छी लाइन है। वाटर मॉलिक्यूल आर अनएबल टू पेनिट्रेट द लेयर सो दे आर डायरेक्टेड टू वॉल रीजन एंड आर नॉट सुबेराइज्ड। देखिए लाइन, ये उस रीजन की ओर जाएंगे जहां पे सुबेरिन नहीं पाया जाएगा। इनटू सेल प्रॉपर थ्रू द मेम्ब्रेन, किसके द्वारा जाएंगी? मैंने आपको बताया था, आप देखिए कैस्पियन स्ट्रिप के पहले मैंने आपको फिगर में समझाया था, वो थ्रू मेम्ब्रेन जाएंगी या आयन चैनल के द्वारा जाएगा वाटर। ठीक है, आप देख सकते हैं कैस्पियन स्ट्रिप जस्ट पहले आप देखिएगा जो सेल वॉल से वाटर विंटर कर रहा प्रोटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लास्ट में कर रहा बच्चों। ठीक, ये लाइन देखना, द वाटर मूव थ्रू द सिम्प्लास्ट, यहां पे देखिएगा, the water then move through the symplasm again cross membrane to reach the cell of xylem। रुक जाओ बच्चों, अब आप बताओ, अभी तो ये चर्चा वहां की कर रहे हैं तो वहां कैसे कर सकते हैं बेटा? ठीक, तो उन्होंने एक कॉमन बात वहां कह दी है। अब देखिएगा, वो यहां पे कह रहे हैं कि अगर जाइलम तक एपोप्लास्टिक वाटर, क्वेश्चन यहां पे ध्यान देना, अगर कोई एपोप्लास्टिक वाटर जाइलम तक पहुंचता है, कहां तक बेटा? जाना, तो कितनी बार मेम्ब्रेन को पार करेगा? 2 बार। एक बार वो पार करेगा कब बेटा? जब वो बेटा कैस्पियन स्ट्रिप के बाद। ठीक है, और दूसरी बार वो कब पार करेगा? जब वो जाइलम एंट्री करेगा। बड़ा समझा गया कि नहीं? क्या ये बातें आपको याद रखनी है बेटा। और जो ये मेम्ब्रेन को जो पार करेगा तो या तो बेटा वो आयन चैनल्स के द्वारा करेगा या फिर ऑस्मोसिस के द्वारा चला जाएगा। बोलो, क्लियर हो गया बेटा? ठीक, आगे आइए, देखें, देखिएगा, द वाटर
द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट लेयर इज अल्टीमेट सिम्प्लास्टिक इन द इंडोडर्मिस। देखो फिर लाइन इस बात को देखिए, आपको जो 4 बॉक्स के फिगर दिखाए गए, आप देखिए बेटा, कैस्पेरिन स्ट्रिप के पहले तक एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट दोनों है, ठीक है, लेकिन जैसे कैस्पेरिन स्ट्रिप को क्रॉस करेंगे केवल सिम्प्लास्ट है। अब बात समझे? और आप देखिए जो सिम्प्लास्टिक वाटर ही ये इंटर किसमें करेगा, जाइलम में। किसमें करेगा? तो अगर देखा जाए तो ऊपर की मूवमेंट जो होगा वो एपोप्लास्टिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? एपोप्लास्टिक। बड़ा समझाया, ठीक। बताइए बात सही है? मैं कहूँगा रूट हेयर से लेके कैस्पेरिन स्ट्रिप तक सिम्प्लास्टिक एपोप्लास्टिक, कैस्पेरिन स्ट्रिप से लेके जाइलम तक सिम्प्लास्टिक, और जैसे अपोवर्ड जाएगा तो एपोप्लास्टिक। आ गया बेटा? समझे? ठीक, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है सर? नहीं जो नहीं, हम बात जो कहें उसको समझने की कोशिश किया करो बेटा, है कि नहीं? कोई पहली बार तो नहीं बता रहे हैं। हाँ, वो बार बार आएगी, वो एटमॉस्फेयर लिखा नहीं तुरंत आ गया, और टेंसाइल स्ट्रेंथ लिख दिया और आ गया, कन्फ्यूज हो गया। जो थोड़ा बहुत बाकी था कन्फ्यूजन की वो भी पूर्ति हो गई। लेकिन आप ये देखिएगा, वो एब्जॉर्प्शन ले रहे हैं, वो ये कह रही है जहाँ इंटरसेलुलर स्पेस और प्लास्टिक जाना है तो वेपर रहेगा, सेम प्लास्टिक तो प्लाज्मोडेस्माटा रहेगा। उसके कारण नहीं, वेपर तो हमेशा हर जगह होगा, यहाँ नहीं है। बोलो, ठीक है? आगे आओ बच्चों, देखना आगे देखेंगे। वंस लाइन देखिए, वंस इनसाइड द जाइलम, यहाँ लाइन है इंपॉर्टेंट, रीडिंग नहीं करना यहाँ पे। वंस इनसाइड द जाइलम वाटर अगेन फ्री टू मूव बिटवीन द सेल एज वेल एज थ्रू देम। देखिएगा अब, इन यंग रूट वाटर इंटर डायरेक्टली इनटू जाइलम वेजल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पे एक चीज ध्यान देना, को कह रहे हैं यंग रूट्स हैं। यंग रूट्स उनको कहा गया है जिनमें कि इंडोडर्मिस इनका पूरा अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ, और जब इंडोडर्मिस का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसमें कैस्पेरिन स्ट्रिप का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा। जब कैस्पेरिन स्ट्रिप का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा तो वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ सीधे सीधे किसमें पहुंचेगा? जाइलम में। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, कभी क्वेश्चन बना सकता है। यंग रूट्स या यंग प्लांट्स, देखिएगा यहाँ दोबारा देख लो, इन यंग रूट्स वाटर इंटर डायरेक्टली इनटू जाइलम वेजल्स एंड ट्रैकेट्स। मैंने आपसे पहले कहा था वेजल्स ट्रैकेट दोनों होता है। अब चूंकि एंजियोस्पर्म में डोमिनेंट में वेजल्स को लेके चल रहा हूं, ठीक है? ये देखिए, दीज आर नॉन लिविंग कंडक्ट्स एंड शो पार्ट आर ऑफ द एपोप्लास्ट। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो गया? तो देखिए कितना कॉन्सेप्शनल है। देखिएगा, एब्जॉर्प्शन से लेके कैस्पेरिन स्ट्रिप तक दोनों, मतलब सिम्प्लास्टिक एपोप्लास्टिक, कैस्पेरिन स्ट्रिप के बाद जाइलम तक केवल सिम्प्लास्टिक, और इसके बाद एसेंट ऑफ सेप एपोप्लास्टिक। आ गया बेटा? कितना समझ आया बच्चों? पूरा क्लियर हो गया? ठीक, कल की चीज हमें ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा, मैं कल ये ऐसे कैसे मिस्टेक होगी कि हमने कल नहीं कराया? अच्छा, हाँ रिविजन है बुक में तो हमें तो वो आपने बोला था कि ये वाटर चैनल बनाएंगे तो वाटर कॉलम, तो आज नहीं बना पाएंगे, फिर बनाना पड़ेगा, ब्रेक हो जाएगा, इसलिए कहा था कि कल बताएंगे। अच्छा, नहीं बुक रीड नहीं कराई थी कल ना? अरे, जबकि हमारे तुरंत पढ़ा के तुरंत कराइए, नियम है, क्योंकि हम जानते बच्चे दिमाग से उतर जाएगा, फिर परेशान करेंगे, परेशान होंगे भी। बेटा ठीक है बेटा, आगे आओ बेटा, देखेंगे आगे। देखें, द पाथ ऑफ वाटर मिनरल्स आयन इनटू रूट वेस्कुलर सिस्टम इज समराइज 11.7 फिगर को देख लो। इसमें देखिएगा, देखो इस फिगर को पहचानना कैसे बेटा? जानना तो देखिए, ऐसी जो लाइन जो सेल को बीच से क्रॉस कर रही हो वो सिम्प्लास्टिक होगी, और जो सेल को बीच से क्रॉस ना कर रही हो वो एपोप्लास्टिक हो जाएगी। इसे पहचान है। कॉर्टेक्स को आप पहचान जाइए बेटा, इंडोडर्मिस को, कैस्पेरिन स्ट्रिप को देखिए, और जिस बेटा जाइलम, फ्लोएम, और विशेष कर से आप पेरिसाइकिल को देखें, कहाँ कैसा फिगर आएगा तो यही फिगर रखेगी एनसीईआरटी, आपको ये याद करना पड़ेगा अब अच्छे से। सम प्लांट हैव एडिशनल स्ट्रक्चर एसो विद द हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। देखो एक क्वेश्चन बदल गया यहाँ पे, ठीक है?
देखिए जनरली जो होता है मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन रूट हेयर करते हैं, लेकिन जिन प्लांट में रूट हेयर स्कैंथिया एब्सेंट या रिड्यूस होते हैं, ठीक, उनमें विशेष प्रकार का एसोसिएशन पाया जाता है जो सिम्बियोटिक होता है। कैसा होता था? मतलब उसमें फंजाई का और प्लांट का दोनों को बेनिफिट होता है। तो बात समझे बेटा? और ये एसोसिएशन इकोलॉजी में आप प्लस प्लस के रूप में पढ़ोगे, ठीक है? बोल दिया तुम्हारी लाइन। माइकोराइजा सिम्बियोटिक उसमें फंगस विद रूट सिस्टम। आप यहाँ पे रूट आप हायर प्लांट लिख लो बेटा, हायर प्लांट पे आप यहाँ पे लिखेंगे जिम्नो और एनजियो। बात समझे बेटा? रूट्स ऑफ हायर प्लांट और उसमें जिम्नो और एनजियो दोनों आते हैं बेटा। क्लियर हुआ बेटा? और यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल पाइनस का लिया। फंगस देखिएगा, फंगल फिलामेंट फ्रॉम नेटवर्क अराउंड द यंग रूट और दे पेनिट्रेट द रूट सेल। देखिए अगर अराउंड है तो बेटा एक्टोमाइकोराइजा के नाम से आप जानोगे, और पेनिट्रेट के अंदर गए तो उसे एंडोमाइकोराइजा के नाम से जानोगे। बेटा समझे बेटा? बेटा देखिए जो आउटर है उसे एक्टोमाइकोराइजा, नोट कर लो एक्टोमाइकोराइजा, और जो पेनिट्रेट करेंगे उसे एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। अराउंड है उसे कहेंगे एक्टोमाइकोराइजा, और जो पेनिट्रेट करेंगे उससे कहेंगे एंडोमाइकोराइजा। हाइफी ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया absorb mineral ions and water from the soil and much larger volume of soil perhaps the root cannot do. फंगस प्रोवाइड, इसको मार्क जरूर करें, आ चुका नीट में, देखिएगा फंगस प्रोवाइड मिनरल एंड वाटर टू रूट्स। रूट बच्चों याद रखिएगा, फंगस क्या प्रोवाइड करेगी रूट को? मिनरल वाटर, इसीलिए बनता ही बेटा, ठीक है। इन टर्न रूट प्रोवाइड सुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड टू द माइकोराइजा। बात समझे बेटा? इस यहाँ पे इसलिए शुगर कहा गया क्योंकि जो प्लांट्स है वो तो फोटोसिंथेटिक हो गए, और फंजाई कैसे हो गई? नॉन फोटोसिंथेटिक हो गया। तो जो नॉन फोटोसिंथेटिक है तो वो प्रोवाइड उसने क्या करा दिया बेटा? मिनरल वाटर। अब जिसको भोजन तो बना नहीं पा रहा, तो भोजन उसने किससे ले लिया? प्लांट से ले लिया। तो एक दूसरे का कैसा हुआ? फायदा हुआ। इसे हम सिम्बियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? और आप इकोलॉजी में इसको प्लस प्लस एसोसिएशन के नाम से जानेंगे, इंटरेक्शन। आ गया बेटा? प्लस प्लस इंटरेक्शन होगा बेटा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया फिर, ये नीट 2019 से पूछा गया था बेटा, प्लांट ऑब्लिगेट एसोसिएशन है। कैसा बेटा? बड़ा ध्यान दो, क्यों ऑब्लिगेट है यहाँ पे? क्यों? अगर बेटा फंजाई नहीं होगी तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कोई मिनरल वाटर नहीं मिलेगा, ठीक, और प्लांट नहीं होगा तो फंजाई सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो उसको भोजन नहीं मिलेगा। तो ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। बात समझे बेटा? ऑब्लिगेट सिम्बियोटिक with the mycorrhiza. Example, pinus seed cannot germinate and establish without presence of mycorrhiza. अब बेटा पाइनस सीड क्यों नहीं कर पाएंगे बेटा? क्योंकि बेटा अगर पाइनस में सीड होगा और रूट उससे रेडिकल से रूट बनी, वहाँ रूट हेयर नहीं होंगे, तो रूट हेयर नहीं होंगे तो मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अब चूंकि फंजाई के फिलामेंट वहाँ पे है तो उन्होंने मिनरल वाटर क्या किया? एब्जॉर्ब करके दिया, जिससे प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी। इसलिए सीड जो है बिना माइकोराइजा के जर्मिनेट नहीं कर पाते। ये नीट 2019 में पूछा गया बेटा। क्लियर होगा? ये कल का था, आज का देख लेते हैं बेटा जो हमने कराया। देखिए वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट आया बेटा, ठीक है, अप ए प्लांट आ गया तो इसको यहाँ लिख लीजिए एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एसेंट ऑफ सैप। मैंने आपसे पहले चर्चा की थी, वाटर के मूवमेंट के लिए 3 फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, एक एब्जॉर्प्शन, एक एसेंट ऑफ सैप, और एक हम आपसे चर्चा करेंगे ट्रांसपिरेशन की। बात समझे बेटा? ये फिगर याद रखिएगा। यहाँ पे देखें, हाउ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, चर्चा हो चुकी है। मूव इनटू द वैस्कुलर टिश्यू, ये भी चर्चा हो चुकी है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस वाटर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक। वाटर मूवमेंट एक्टिव, स्टिल पैसिव। बेटा वाटर का मूवमेंट एक्टिव की पैसिव? पैसिव, मैंने बता दिया कैसा होता है, पैसिव। वाटर हैज टू मूव अप स्टेम अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसको जो एनर्जी प्रोवाइड होता है कि नहीं होता है, ये चीज़ें आपको जाननी बेटा, ठीक। तो यहाँ पे 2 चीज़ें ली गई हैं। देखिएगा, अगर
छोटे मोटी दूरी है, कुछ ऊंचाई तक है, तो उसके लिए दो, एक उन्होंने कहा पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो मैंने चर्चा किया है उसे रूट प्रेशर के नाम से जाना गया। ठीक, दूसरा जो होता है जिसे बहुत स्ट्रांग होता है उसे निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसे हम ट्रांसप्रेशन पुल के नाम से जानेंगे। आज मैं इसे यहाँ इसे कंप्लीट करा दिया है बेटा। तुरंत देखिए रूट प्रेशर, ठीक है, रूट प्रेशर बच्चों ध्यान देना, देखिएगा रूट प्रेशर में अगर मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मैग्नीट्यूड जो बहुत ज़्यादा होता है वो होता है ट्रांसप्रेशन पुल का। जब अब देखिए फोर्स है लेकिन मैग्नीट्यूड कम है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा। अब रूट प्रेशर तो है लेकिन ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट, वाटर के मूवमेंट अपवर्ड ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगा। देखिए तुरंत, वेरियस आयन फ्रॉम सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट्स। मैंने आपसे कहा था कि आयंस जो हैं एब्जॉर्ब करेंगे और ये जाइलम के वेजेस में एक्युमुलेट होंगे और वहाँ पे जो आयन पहुँचेंगे, ये किस प्रोसेस से? एक्टिव प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? एक्टिव। ये बात समझा गया। और से मैंने बात किया मोस्टली कैसे हैं? एक्टिव, देन कैसे हैं? पैसिव। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा वाटर फॉलोज पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम। मैंने आपसे क्या कहा था बेटा? एक्टिवली जब एब्जॉर्ब यहाँ आयंस होंगे और ये वेजल्स में एक्युमुलेट कर जाएंगे तो वहाँ पे वाटर पोटेंशियल घट जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, कंडीशन हाइपरटोनिक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? बात समझ रहे? इस कंडीशन के कारण सॉइल से वाटर बड़ी तीव्र से आएगा और जिसके कारण वो वेजल्स की वॉल से टकराएगा और उसके बड़ा डेवलप होगा प्रेशर, उसी को हम रूट प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे? बड़ा समझ में आ गया बेटा? ठीक, तुरंत आगे बढ़िए। यहाँ पे देखें, द पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। मैंने आपसे कहा ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। कैसा बेटा? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसको मार्क करो, पुशिंग अप टू स्मॉल हाइट, पुशिंग अप वाटर टू स्मॉल हाइट इन द स्टेम। अब मैं यहाँ पे कहूँगा, जैसे देखिए ये अगर जैसे हर्बेसियस प्लांट है, ठीक है, और हर्बेसियस प्लांट जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, सॉफ्ट स्टेम होते हैं, तो उनमें जो ग्रास है, ठीक है, या मैंने और हर्बेसियस ले लिए, तो उनमें तो कुछ ऊंचाई तक पानी जाना है तो उनमें तो ये हेल्प कर देगा। तो पुश किया तो पहुंच गया वाटर, वहाँ तक लीप तक पहुंच गया, क्योंकि इतना जरूरी है पुश का कि वाटर के लीप तक जरूरी पहुंचना। अब लीप तक पहुंचना इसलिए जरूरी है कि वाटर का असली जो यूज होगा वो लीप में होगा, फोटोसिंथेसिस में होगा। अब पुश किया, लीप तक पहुंचा नहीं तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कोई मतलब या एसेंट ऑफ का कोई मतलब नहीं है। बड़ा समझ आ गया बेटा? ठीक है, तो लीप तक जरूरी पहुंचना। तुरंत आगे आइए, इसको मार्क कर लो बेटा। देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर इन टू स्मॉल हाइट। स्मॉल हाइट का मतलब आप यहां निकालेंगे बेटा स्मॉल प्लांट, वो भी हर्बेसियस, चाहे डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो। हर्बेसियस, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, यहाँ नोट कर लो, हर्बेसियस, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। हर्बेसियस, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। मोनोकॉट जैसे ग्रास हो सकता है, बात समझे? मोनोकॉट कौन हो गया? ग्रास। ठीक, हर्बेसियस जैसे आपका, आप ध्यान देंगे जैसे ब्रेस का कंप्रेस्टिस है, टोमेटो है, इन तरीके की बात हो गई। क्लियर? आगे बच्चों ध्यान देना, स्टेम, हाउ कैन वी सी दैट रूट प्रेशर एग्जिस्ट? स्मॉल सॉफ्ट स्टेम प्लांट लिया, ठीक, दे प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है। देखो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, दिखा है इन्होंने, तो मॉइस्चर के फॉर्म में दो ही जगह हो सकता है, एटमॉस्फेयर और इंटरसोलर स्पेस। ठीक, कट स्टेम हॉरिजॉन्टल नियर द बेस ऑफ द शार्प ब्लेड, अर्ली इन मॉर्निंग। देखिएगा, बहुत ध्यान देना बच्चों, अर्ली इन मॉर्निंग सी ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन वूजेज आउट ऑफ द कट स्टेम ड्यू टू द पॉजिटिव रूट प्रेशर। आया बच्चों? आपने देखा होगा कि कई प्लांट हैं, जैसे आप मान लो उनके प्लांट की लीफ को ब्रेक किया, ठीक, जैसे कलाट्रॉपिस आपने देखा होगा, उसको ब्रेक करो तो उसमें आप आ जाता है। आपने देखा होगा और भी छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनको ब्रेक करो तो लिक्विड यूजेज आउट हो जाता है। ठीक है, तो जो ये कट एंड से निकल रहा है
ये सॉल्यूशन निकलता है। क्या निकलता है बेटा? बड़ा ठीक है। और इसमें वाटर और मिनरल दोनों होते हैं। ये किस फॉर्म में निकलता है? सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। और इसको एक नाम दे दिया गया एक्सुडेशन। क्या कहा गया बेटा? बेटा देखिएगा बेटा यहाँ पे देखें, ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन वूज आउट द कट स्टेम, दिस कम आउट द पॉजिटिव रूट प्रेशर इफ यू फिक्स रबर ट्यूब। उससे हम इसको ये देख सकते हैं कि एक्चुअली में कितना वो निकल रहा है। और उसके द्वारा हम रेट ऑफ मेजर द रेट ऑफ एक्सुडेशन। बेटा क्लियर हुआ? अब देखो कितनी सही चीज आई। अगर बेटा ध्यान दो, अगर मार्जिन से निकल रहा है रूट प्रेशर के कारण, हाइथोट पोर होते ही है, हाइथोट पोर जो होते हैं ये कभी ओपन क्लोज नहीं होती, हमेशा ओपन रहते हैं। ये ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक। और जो ये उजेड आउट हुआ इसे एक्सुडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉरी, गटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? गटेशन। अगर कट किया बेटा, कट कर दिया मान लो यहाँ से और यहाँ से अगर आया, इसे एक्सुडेशन कहेंगे। ये बात समझाया बेटा? दोबारा देखेंगे, हाई रूट प्रेशर के कारण लीफ के मार्जिन से, नॉट ए सरफेस, मार्जिन से वहाँ पे विशेष प्रकार के पोर पाए जाते हैं, उनको हाइथोट्स कहते हैं। उनसे बड़ा लिक्विड सोल्यूशन को निकलता है, उसको गटेशन कहते हैं, ठीक है। अगर हमने किसी प्लांट को कट किया और कट एंड से अगर फ्लूइड निकलता है सोल्यूशन, उसे एक्सुडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बात ध्यान दें, तो एक्सुडेशन एंड गटेशन ड्यू टू रूट प्रेशर, ठीक है। अगर कट है तो एक्सुडेशन है और पोर है तो गटेशन है, ठीक है। और आप याद रखें, हाइथोट्स कभी ओपनिंग और क्लोज नहीं होते, हमेशा ओपन रहते हैं। जबकि स्टोमेटा जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। जैसे नाइट में बंद हो गया, ठीक, अब वाटर तो एब्जॉर्ब हो ही रहा है, मॉइस्चर भी होगा, ट्रांसपिरेशन कम हो गया, ठीक, तो ये अब वेपर के फॉर्म में बनना कम हो जाएगा और यहाँ पे निकल भी नहीं पा रहा है इससे स्टोमेटा, क्योंकि वेपर के फॉर्म में लॉस किससे होता है? स्टोमेटा से होता है। तो जो वाटर यहाँ आ रहा है बेटा वो यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में रिलीज होना और वहाँ ड्रॉपलेट्स बन जाती है मार्जिन पे भी, बस समझे? उससे कहते हैं बेटा गटेशन। क्या कहते हैं? तो ये माना जाता है कि ये बेटा रूट प्रेशर के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? रूट प्रेशर। ये बात समझे? कहीं ट्रांसप्रेशन कारण क्यों नहीं होगा? इससे सुनो, इसलिए नहीं होगा, स्टोमेटा बंद है, वेपर फॉर्म में लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए ट्रांसप्रेशन नहीं होगा। तो कारण क्या हो गया? रूट प्रेशर। ये भी एक जवाब आपको मिल गया बेटा, ठीक है। आगे आइए, तुरंत बेटा देखिए, बेटा रेट ऑफ एक्सुडेशन याद कर लेना, फिर देखेंगे आल्सो डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द एक्सुडेट। बेटा एक्सुडेट जो होता है बेटा ये वाटर और मिनरल्स का सोल्यूशन होता है। एक्सुडेट किसका बेटा? वाटर एंड मिनरल्स का सोल्यूशन। लिख लो बेटा, वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। ये भी याद रखना, इसमें मिनरल्स में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। मिनरल्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिर आएंगे बच्चों आगे, इफेक्ट ऑफ रूट पर आल्सो ऑब्जर्व इन ए नाइट, इसको मार्क करो, मैंने आपको बताया है। एंड अर्ली मॉर्निंग एवेपोरेशन इज ए लो, एक्सेस ऑफ वाटर कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट अराउंड द स्पेशल ओपनिंग। जो स्पेशल ओपनिंग है इनको हाइड्रोथोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेशल ओपनिंग ऑफ द वेन्स नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड। टिप ऑफ कह सकते हैं या मार्जिन कह सकते हैं, टिप और मार्जिन, टिप और मार्जिन, ठीक है। ग्लास ब्लेड, ठीक। लीफ मेनली हार्बेसियस प्लांट, कौन है बेटा? ठीक, हार्बेसियस प्लांट के पार्ट्स होते हैं। देखिएगा, सच वाटर लॉस इन लिक्विड फेज इज नोन एज गटेशन। क्या कहते हैं? तो देखिए एक बात आपने सीखा बेटा कि जो आपने देखा होगा अगर कट एंड से किया जाता है तो वहां जो सोल्यूशन यूजेज आउट है उसे एक्सुडेशन कहा गया, ठीक है। और जब स्टोमेटा बंद रहते हैं और उस समय जो वाटर लिक्विड के फॉर्म में जो विशेष प्रकार के पोर हैं जो हाइथोट, वहां से जब यूजेज आउट होता है, निकलता है, तो उसको बेटा हम गटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गटेशन एंड एक्सुडेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर। किसके कारण होता है? रूट प्रेशर। बड़ा क्लियर हो गया, ठीक। आगे देख लेते हैं, रूट प्रेशर
एट बेस्ट ओनली प्रोवाइड मॉडेस्ट पुश। आए बच्चों, मॉडेस्ट पुश करो, ठीक, मतलब मॉडरेट पुश इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। देखिएगा अब यहाँ पे कहूँगा मॉडेस्ट वन क्या हुआ, बहुत हल्का पुश करता है, ठीक है। और ये हल्का पुश केवल किस लिए करता है कि वाटर कॉलम को क्या कराए रखता है, मेंटेन या रीस्टेब्लिश कराता है। जो दोपहर के समय वाटर कॉलम ब्रेक हो जाती है उसको दोबारा जो शाम के समय, दिन में नहीं बेटा यार, लेट नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में इसको क्या कहता है, मेंटेन कर देता है। ये बात क्लियर हो गई बेटा, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लाइन देखें, ये लाइन जरूर मार, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर, यहाँ पे मॉडरेट पुश ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, दे डू नॉट प्ले मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट अप टाल ट्रीज। आया बेटा, मतलब मैं यहाँ पे कहूँगा इसका एसेंट ऑफ शेप में मेजर रोल नहीं है। क्वेश्चन ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट में बना देते हैं इस तरह क्वेश्चन, बात समझे बेटा। अगर मैं कहूँगा एसेंट ऑफ शेप में मेजर रोल जो है रूट प्रेशर का नहीं है। और इंपॉर्टेंट लाइन देखिएगा, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर में भी, आगे की लाइन आप पढ़ो क्या लिखा है, रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन दी जाइलम वेजस, जो बेटा ब्रेक हो जाती हैं इनॉर्मल टेंशन क्रिएटेड बाय ट्रांसप्रेशन। बात समझे। और ये कब ब्रेक हो जाती है बेटा, आफ्टरनून या दोपहर में, चूंकि सन की लाइट तेज होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ट्रांसप्रेशन ज़्यादा होता है, और ट्रांसप्रेशन तेजी से बढ़ गया और एब्जॉर्प्शन उतना नहीं बढ़ पाया तो ये वाटर कॉलम क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। आ गया बेटा। लेकिन जब ध्यान देगा नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में जब ट्रांसप्रेशन कम होता है तो ये क्या करता है बेटा, इसको रीस्टेब्लिश करा देता है। बेटा समझा गया। तो रूट प्रेशर का मेजर रोल किस में है, मेंटेन द वाटर कॉलम या रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वाटर कॉलम। बेटा क्लियर हो गया, ठीक। ये देखिए ये रीस्टेब्लिश द वाटर कॉलम, वाटर मॉलिक्यूल इन द जाइलम break under the enormous tension created by transpiration. Root pressure does not account the majority of water transport. Most plant need by transpiration pull. बड़ा बात समझे बेटा। अब मैं यहाँ पे कहूँगा छोटे प्लांट हैं, हर्बेसियस प्लांट हैं तो वहाँ पे रूट प्रेशर का रोल है, लेकिन टाल प्लांट में इसका मेजर रोल नहीं है। वहाँ मेजर रोल किसका है, ट्रांसप्रेशन पुल। इसका मैं कल बताऊँगा। बेटा बताओ कितना समझाए बेटा, कोई कन्फ्यूज़न, ठीक है, कोई क्रॉस क्वेश्चन तो अब पढ़ के भी आया करो तो डिस्कस भी क्या करो, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं समझा ले गया बेटा इसे, ठीक है। बंद कर देना इसको।